हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर से। आज के वीडियो में 3 अगस्त और 2 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले आज के करंट अफेयर मतलब 3 अगस्त के डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 अगस्त के भी इसी वीडियो में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में डेली के डेली अपलोड हो जाती है। आप उसे डाउनलोड करना ना भूला करिए। जो स्टूडेंट नए हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में, आप लोग ध्यान रखिए एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। उसी के अंदर डेली की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ अपलोड होती है। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन यह पूछा था कि एक मिस्टर इंडिया कंपटीशन है इस साल का जिसका नाम है द रूबरू। तो ये कौन से राज्य में होस्ट किया जा रहा है? तो इस बार इसको होस्ट किया है गोवा ने। गोवा में पणजी में इसका आयोजन किया गया था 25 जुलाई को। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जिसके द्वारा पांचवा वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा पहली बार? देखिए, पहली चीज तो यह है कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार भारत में अब किया जा रहा है और इस बार इसका 5वां संस्करण है जो कि आयोजित किया जाएगा बेंगलोर में। आपको ध्यान रखना है इसकी डेट 25 से लेकर 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया में ऐसे देश जो कि कॉफी का उत्पादन करते हैं वो सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे और कॉफी को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। जाहिर सी बात है इसका मेन उद्देश्य होगा कि ऐसे देश जो कि कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं वो दुनिया में दूसरे देशों को ज्यादा से ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट कर सके। इन सभी देशों के कॉफी ग्रो करने वाले किसान, नॉर्मल किसान, रोस्टर हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, रिसर्चर हो गए, ये सब यहाँ पर हिस्सा लेंगे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि करीब 80 से ज्यादा देश यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। वैसे भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और कर्नाटक में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो ये है चिकमंगलौर। कौन सा? चिकमंगलौर डिस्ट्रिक्ट। भारत में दो तरीके की कॉफी सबसे ज्यादा होती है। एक तो होती है रोबस्टा और दूसरी होती है अरेबिका। तो ये दोनों कॉफी की प्रजाति हैं जो सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 719 करोड़ की धनराशि अप्रूव करी गई है कौन से राज्य में? 4000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए। और ये सब बिजली रिन्यूएबल तरीके से जनरेट करी जाएगी। रिन्यूएबल का मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन सभी से ये बिजली उत्पन्न करी जाएगी। तो इसके लिए ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए 719 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अब ये जो 719 करोड़ की धनराशि है इसमें से 237 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। मतलब करीब करीब 33% धनराशि केंद्र सरकार देगी। बाकी की धनराशि लोन स्वरूप तमिलनाडु सरकार लेगी या फिर तमिलनाडु सरकार अपनी तरफ से भी लगाएगी। और इसका मेन उद्देश्य होगा कि तमिलनाडु को रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में नंबर 1 बनाना भारत में। ये कौन सा शहर है जहां पर भारत के पहले IAU 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो ये शहर है हैदराबाद। इस बार इस हाफ मैराथन का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये डेट ध्यान रखिएगा। इस साल 5 नवंबर को ये हाफ मैराथन आयोजित करी जाएगी। ये 50 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी। वैसे जनरली अगर बात करी जाए तो जो हाफ मैराथन होती है ये 3 तरीके की होती है। एक करीब 21 किलोमीटर की मैराथन होती है, एक होती है 10 किलोमीटर की मैराथन और एक होती है 5 किलोमीटर की मैराथन। लेकिन ये क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन है तो ये 50 किलोमीटर की होगी। इसमें दुनिया के कई बड़ी देश हिस्सा ले रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हिस्सा लेगा, अमेरिका हिस्सा ले रहा है, ब्रिटेन यहाँ पर हिस्सा लेगा, जर्मनी भी हिस्सा लेगा, न्यूजीलैंड हिस्सा ले रहा है, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सारे देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इसमें एक और खास बात है जो आपसे पूछी जा सकती है कि इस बार की 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप हाफ मैराथन का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दो लोगों के द्वारा किया जाएगा। एक तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और साथ में पद्म भूषण फुलेला गोपीचंद, दोनों मिलकर इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये कौन है जिन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज अभी हाल ही में संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं सीनियर IAS अधिकारी हैं अपूर्व चंद्र। और इससे पहले ये डिफेंस मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी भी ये थे अभी तक, 2021 से लेकर अभी तक। तो अब ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अतिरिक्त पदभार भी संभाल रहे हैं। और इनकी काफी टाइम तक जो ड्यूटी है ये गिफ्ट सिटी में भी रह चुकी है। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि TCS के नए CEO भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये कौन है? इनका नाम है हैरिक विन।
कौन है? हैरी क्विन। और ये अक्टूबर के महीने से टीसीएस के नए सीईओ होंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर फैसला लिया है कि यह गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करेंगे सस्टेनेबिलिटी के लिए? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो बेसिकली जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, कहने का मतलब ये है कि बिजली का उत्पादन जो है ये सोलर एनर्जी से, साथ में विंड एनर्जी की मदद से, इन सब से किया जाएगा। और आप देख ही रहे हो जो पेट्रोलियम है उसकी हमें कम से कम खपत करनी है, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा फ्यूल है जो कि अपने आप में सीमित है। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जी असीमित है। इनको आप कितना भी यूज कर सकते हो। तो इसका कोई पर्टिकुलर एक भंडार नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली अब फ्यूचर है, ना कि पेट्रोलियम हमारा फ्यूचर है। तो इसके लिए भारत ने फिनलैंड सरकार के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है। अल्टीमेटली आप ये समझ लो दोनों देश आपस में सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। क्या बोलते हैं इसको? हेलसिंकी। और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं साउली निनिसो। क्या नाम है? साउली निनिसो। और रशिया की कैपिटल मॉस्को, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, यूए की कैपिटल अबू धाबी। अभी हाल ही में एक कैंपेन अनाउंस किया गया है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। तो ये जो अभियान है इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ टाइम पहले आकाशवाणी में आकर, एक तरीके से आप बोल सकते हो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आकर इसका अनाउंस किया था। अब समझिए ये कैंपेन है क्या। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर के 7500 गांवों से मिट्टी कलेक्ट करके लाई जाएगी। ये 7500 वो गांव होंगे जहां से ऐसे शूरवीर निकले हैं जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए हैं। तो उन गांवों की मिट्टी लाई जाएगी और इसको वॉर मेमोरियल में रखा जाएगा। तो 7500 कलश लाए जाएंगे और ये कब तक होगा? ये 15 अगस्त तक होगा। और इसके उपलक्ष्य में एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इसका अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जुलाई का महीना बीत चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 जुलाई तक भारत के कितने लोगों ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो इस बार जो आईटीआर फाइल किया है 6.77 करोड़ लोगों ने किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है। अभी तक इतने लोगों ने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं किया था। अगर पिछले वर्ष के कंपैरिजन में देखें तो ये अपने आप में 16% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। अब करीब करीब आप देख रहे हो 7 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। इसमें से अगर बात करी जाए तो आखिरी डेट मतलब 31 जुलाई के दिन करीब करीब आप ये मान लो कि 64.33 लाख लोगों ने, मतलब नियर अबाउट 64 लाख लोगों ने केवल एक दिन में, आखिरी दिन में आईटीआर फाइल किया है। किसके द्वारा भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया गया है? पहले तो आपको पता होना चाहिए एमआरआई होता क्या है। देखिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके शरीर में किसी भी अंग को स्कैन करती है। जब आपको डायग्नोस किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी आपको इश्यू लग रहा है, कोई बोन से संबंधित दिक्कत लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन में कोई इश्यू हो गया है, या सर में कोई चोट लग गई है, तो आप ये समझ लो आपके पैर के नाखून से लेकर आपके सर के बाल तक पूरी बॉडी को एमआरआई स्कैन कर सकता है। तो एक ऐसी मशीन है। अभी तक अमेरिका की मदद से इस तरीके की मशीनों को भारत में इंपोर्ट किया जाता था या बनाया जाता था, लेकिन पहली बार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको भारत में बना लिया गया है। तो अब यह मशीन भारत में ही बनाई जाएगी और इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत सरकार 2030 तक एमआरआई स्कैनर जो हैं इनको ऐसे देख रही है कि अभी जितने एमआरआई स्कैनर की जरूरत पड़ रही है उसकी दुगनी हमें जरूरत पड़ेगी, दोगुनी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए इसके जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करी जाएगी। ब्राजील के ये व्यक्ति हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और इनका नाम है जोस पोलेनी गोम्स। क्या नाम है? जोस पोलेनी गोम्स। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? 127 वर्ष के थे। और इनका जन्म 4 अगस्त 1895 में हुआ था। ये एनिमल लवर थे। अपने जिंदगी के कई डिकेड्स इन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए और उनकी सेवा के लिए डेडिकेट कर दिए। मेरा तो कहना है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ, आप अगर इस अर्थ में आए हैं तो आप पृथ्वी को देकर क्या जा रहे हैं, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं,
या सिर्फ रुतबा दिखा रहे हैं, अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है या फिर करना चाहता है, कल को करने लगेगा। लेकिन आप अगर आए हैं तो आप नेचर को क्या देकर जा रहे हैं, आप इस अर्थ को, इंसानियत को, सोसाइटी को क्या देकर जा रहे हैं, ये मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो 127 वर्ष के जोस पॉलिनो गोम्स का निधन हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी कमांड, जिसको ईस्टर्न नेवल कमांड कहा जाता है, जो कि विशाखापत्तनम में है, इसके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है वाइस एडमिरल राजेश पेढ़ांकर। कौन है? वाइस एडमिरल राजेश पेढ़ांकर। तो ये अब पदभार संभाल रहे हैं कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड के रूप में। इससे पहले अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। आईएनएस विराट में ये कमांडर रह चुके हैं, आईएनएस शिवालिक में भी ये कमांडर रह चुके हैं, और आईएनएस कोरा में भी ये कमांडर रह चुके हैं। मतलब बड़े बड़े आईएनएस का इनको एक्सपीरियंस है। तो अब ये संभालेंगे इस कमांड को। वैसे भी ईस्टर्न नेवल कमांड भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी कमांड है, और यहाँ पर फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर ही बनाए जाते हैं। ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी कमांड है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम है कारगिल, एक यात्री की जुबानी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखने वाले ऑथर हैं ऋषि राज। ठीक है। और इसके जो कवर पेज है, इसमें कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की, माफी चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की पिक्चर यहाँ पर शामिल करी गई है कवर पेज पे। तो ऋषि राज के द्वारा एक किताब लिखी गई है जो कि कारगिल की उन उस कहानी को दर्शाती है और बताती है जहां पर 527 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए भारत माता के लिए। ध्यान रखिएगा, एक सप्ताह पहले ही एक किताब और आई थी जिसका नाम है वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट। तो ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी गई है और इसके ऑथर हैं अभिषेक चौधरी। कौन है? अभिषेक चौधरी। और इसका पार्ट 2 भी आएगा। जुलाई का महीना निकल चुका है, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ जुलाई में? तो इस बार जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है, ये 1.65 लाख करोड़ का हुआ है। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 165 लाख करोड़ का हुआ है। ठीक है। और इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन है, ये पिछले साल के जुलाई महीने के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में 11% ज्यादा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक साल 2023 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन कौन से महीने में हुआ है? तो यह हुआ है अप्रैल के महीने में, 1.87 लाख करोड़ का, 187 लाख करोड़ का। वर्ल्ड वाइड वेब डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 1 अगस्त को अभी हाल ही में मनाया गया। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है पता है ना? यह दिवस बेसिकली इंटरनेट के लिए मनाया जाता है, एक तरीके से इंटरनेट की इंपॉर्टेंस जानने के लिए। आज हम दुनिया भर में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप चंद सेकंडों में किसी को भी पैसा भेज पाते हो, किसी से भी बात कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी लाइफ को इसने बहुत फास्ट कर दिया है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। अब कल के करंट अफेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। G20 के अंतर्गत थिंक 20 समिट का आयोजन भारत के कौन से शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया मैसूर में। कहां पर? मैसूर में। और इसका जो उद्घाटन था ये 31 जुलाई को हुआ था, इसका समापन कल के दिन हुआ है 2 अगस्त को। थिंक 20 के अंतर्गत G20 नेशंस के जो मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और हाई लेवल एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसका मेन उद्देश्य यह था कि G20 नेशंस आपस में जो थिंक टैंक है और पॉलिसीज हैं उसके लिए आइडियाज को साझा करें कि आने वाले टाइम में इश्यूज तो बहुत हो गए, हमने डिस्कस कर लिया, लगभग पिछले 8 महीने से हम लोग इश्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब उनका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, केवल 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद ब्राजील के पास G20 की अध्यक्षता चली जाएगी। तो अब से इसका कंक्लूजन चालू हो गया है। अब जो मीटिंग होगी उन पर कंक्लूजन की बात करी जाएगी, सॉल्यूशन की बात करी जाएगी। तो थिंक 20 का मेन उद्देश्य ये है कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। बाकी मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर आपका पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया। कौन है? सिद्धार्थ मैया। यहाँ पे गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल का एग्जाम आप में से जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं, मैं इस टाइम पर लाइव जानबूझकर इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना पढ़ाना था वो सब पढ़ा दिया गया है। अगर अब भी लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो वो आपके हित में होने वाला नहीं है। विश्वास मानिए, आपने पूरे वर्ष भर अगर पढ़ा है तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा में। तो केवल आप रिवीजन करते रहिए, आपका पेपर अच्छा होगा। और विश्वास मानिए, अगर आपने पूरे वर्ष भर कुछ नहीं पढ़ा है तो आखिरी में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर हो रही है बात? तो इस वजह से इधर उधर यूट्यूब में
बहुत एक्स्ट्रा और फालतू वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ भी। केवल इस टाइम पर आप रिवीजन 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 इस पर आप ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखें, पेपर आपका अच्छा होगा, कोई भी माइकलाल हिला नहीं पाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी करी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की पर कैपिटा इनकम 2030 तक कितनी होगी। पहले तो आप ये जान लो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है, तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया की बात करी जाए और बटे टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया कर दिया जाए, ठीक है। तो एरिया बटे टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो यहां पर अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि ये 70% तक बढ़ जाएगी और बढ़कर करीब $4,000 हो जाएगी, 4,000 US डॉलर। और $4,000 का मतलब यह है कि करीब 3.25 लाख रुपए होते हैं साल के। तो ये साल की बात हो रही है, एक महीने की बात नहीं हो रही है। तो मतलब आप ये समझ लो, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2030 तक भारत में ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति की आय 3.25 लाख रुपए सालाना होगी। पहली वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब यह है कि आप अभी देखो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी होती है, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप देखोगे बहुत बड़ी जगह ली जाती है जमीन की, और उसमें जो इमारतें बनाई जाती हैं वो मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर तक बनाई जाती हैं इमारतें। ऐसी तो यूनिवर्सिटी कैंपस आप पूरे भारत में देखते हो, चाहे आप कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस देख लो, आईआईएम देख लो, आईआईटी कैंपसेस देख लो, हर जगह पर ऐसा ही है। या फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस देख लो। लेकिन वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब यह है कि अब आप देख रहे हो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इतनी बड़ी जमीन लेकर कोई फायदा नहीं है। क्यों ना बड़ी बड़ी इमारत बनाई जाए जो कि कम जमीन लेंगी, और ऑब्वियस सी बात है ये कैंपस उसी तरीके के होंगे। तो इनको बोला जाता है वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। तो भारत में पहली बार ये जो वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये मुंबई और थाने में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इस पर विचार विमर्श किया और इसको सहमति दी है। इससे पहले दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने बड़े-बड़े शहरों में वर्टिकल यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को ला चुके हैं। जैसे अमेरिका के वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस ही अब बन रहे हैं। इज़राइल के तल अवीव में भी वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहे हैं। यह कौन सी संस्था है जिसने अभी अमृत सरोवर एक डेडिकेट किया है अरुणाचल प्रदेश को। अमृत सरोवर का मतलब यह है कि जो बारिश का पानी होता है उसको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन पूरे तरीके से कवर करी जाती है और उसमें बारिश का पानी संरक्षित कर लिया जाता है, ठीक है, जिसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हो। तो ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बन जाता है, मतलब तालाब बन जाता है अपने आप में। तो पानी को सिक्योर करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और इसके लिए इसको एक नाम दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 3 साल पहले, अमृत सरोवर। तो इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक अमृत सरोवर अभी हाल ही में बना कर दिया है सरकार को। और ये जो अमृत सरोवर है कहाँ बनाया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश की तेंगा वैली में। कहाँ पर? तेंगा वैली। और अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? ये है पेमा खांडू। और यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे केटी पटनायक, केटी पटनायक। नैक, जिसको बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसके नए डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है जी कन्नाबिरन। कौन है? जी कन्नाबिरन। अब ये अगले 5 साल के लिए नैक के नए डायरेक्टर होंगे। इससे पहले ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में भी कार्यरत रह चुके हैं 2018 से लेकर 2023 तक। तो पिछले 5 साल ये वहां पर थे। अभी अगले 5 साल के लिए नैक के डायरेक्टर होंगे और इन्हें 30 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। Who is the Indian American policy expert recently appointed as Deputy CEO of US Finance Agency? अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी के डेप्यूटी सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल के अमेरिकी पॉलिसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये है निशा बिस्वाल। और आपको पता है इनको अमेरिका के अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हो अमेरिकी अमेरिका की जो फाइनेंस पॉलिसीज है वहां पर कितने साल का एक्सपीरियंस है?
तो उसमें इन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस आप जैसे बोल सकते हो। और इससे पहले ये वहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव में भी काम कर चुकी हैं, और अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये काम कर चुकी हैं। तो अच्छा खासा इन्हें एक्सपीरियंस है फाइनेंस का। तो अब ये डिप्टी सीईओ बनाई गई हैं अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी की। गुजरात के गांधीनगर में G20 एम्पावर समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसको विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और एम्पावर का तो जाहिर सी मतलब ये है कि भारत में हर एक तबके को एम्पावर किया जाए, ऑब्वियस सी बात है। उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इस बार जो मेन फोकस है वो महिलाओं के ऊपर किया जा रहा है। इसी वजह से स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। अभी एक लिस्ट जारी करी गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, ठीक है? और इस अंक तालिका के आधार पर ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये इकलौते भारतीय खिलाड़ी नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। टोटल इस बार भारत ने 6 पदक जीते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है? अब इस 6 में से 4 गोल्ड जीते हैं भारत ने। अब ये 4 गोल्ड जीतने वाले कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये टीम इवेंट के खिलाड़ी हैं। टीम इवेंट का मतलब जहां पर एक से ज्यादा लोग टीम बनाकर शूटिंग करते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? एक तो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दूसरे हैं दिव्यांश सिंह पिनवार, और तीसरे हैं अर्जुन बबूता। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा चौथा गोल्ड किसने जीता? तो ये है ऐश्वर्य। इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता है। तो इन तीनों के अलावा ऐश्वर्य है। बाकी पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दी हुई है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है। अदरवाइज बाकी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार सबसे ज्यादा इसमें पदक किसने जीते हैं? तो चाइना रहा नंबर 1 पे। और होस्ट भी इसको चाइना में ही किया गया है। कहां पर इस बार आयोजित किए गए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम? ये चाइना के चेंगडू में। कहां पर? चाइना के चेंगडू। अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एलिफेंट ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ताकि इंसान और हाथी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको कम किया जा सके? तो ये है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनके द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अभी एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि हाथियों को ट्रैक करता है। मतलब इस मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे आपने ओला उबेर आप देखते हो ना, तो उसमें आपको टैक्सियां दिखाते हैं ना कि कौन सी टैक्सी कितनी दूरी पर है, कितनी देर में यहाँ तक पहुंच जाएगी। वैसे ही इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये आपको दिखाएगा कि आपके एरिया में आसपास कितने हाथी हैं और कहाँ पर हैं, कौन सी लोकेशन में है। तो आप पहले से ही इस चीज को ध्यान में रख के चलें और प्रिकॉशन लेकर चलें। है क्या कि पिछले 5 साल के सर्वे से पता लगा है कि भारत में करीब 350 हाथी मार दिए गए हैं, जो कि अपने आप में काफी निंदनीय है। इन 350 हाथियों में से 100 से ज्यादा ऐसे हाथी हैं जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो एनिमल एब्यूज का शिकार हुए हैं। जिसमें से कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें हाथी को पॉइजन खिला दिया गया है, या फिर हाथी को जो पटाखे होते हैं दिवाली में जलाने वाले, वो पटाखे तक खिला दिए गए हैं। तो ऐसी बुरी स्थिति हो गई है। तो ये सारी चीजें कम होनी चाहिए, जिसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को 74th वन महोत्सव में लॉन्च किया गया है। अच्छा, झारखंड में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो ये है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। नए अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना आप। ये कौन सी संस्था है जिसने 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क में आ रही कमियों को दूर करने के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ये है सी डॉट। कौन सी है? सी डॉट। और ये जो सी डॉट है इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये भारत में एक ऐसी संस्था है जो कि रेडियो नेटवर्क्स के ऊपर एक तरीके से आप बोल सकते हो बेस्ट संस्था है। और इंडस्ट्री पार्टनर्स कौन कौन है? जाहिर सी बात है, जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया। तो इन सबको 5G नेटवर्क में जो भी दिक्कतें आ रही है, उन सारी चीजों को टेक्निकली सॉर्ट करने का काम सी डॉट करेगा। ये कौन सी संस्था है जिसने अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है और ये भारत भर में स्किल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे? तो ये संस्था है डीजीटी। डीजीटी को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। पूरे भारत भर में 15,000 से ज्यादा 15,000 प्लस स्किल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल लेवल पर दी जाएंगी। ओके, मतलब आप ये समझ लो 15,000 से ज्यादा भारत में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, वहां पर बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि बीटीआर करके आप करते हो ना,
और पूरे भारत भर में 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक तरीके से इंसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पढ़ने में नहीं अच्छे थे, केवल आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री वगैरह नहीं है, तो आप आगे कैसे इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो आपको यहाँ पर तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसे विश्व स्तनपान सप्ताह बोला जाता है, ये कौन से दिन मनाया जाता है हर वर्ष? तो हर वर्ष 1 से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। ये सप्ताह हर साल इसलिए मनाया जाता है कि इसका मेन उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी टेन्योर में है या फिर मां बन चुकी हैं, तो ऐसी महिलाओं को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि माँ का दूध या फिर स्तनपान एक बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें 15 तरीके की बीमारियों से बच्चे को बचाने का काम करता है माँ का दूध। इस टाइम पीरियड में कोई भी बाजार का प्रोडक्ट नहीं खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध ही एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेहतर उपाय है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो, इनमें से कौन-सा ये जानवर है, जिसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किसका साइंटिफिक नेम है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया था, इसके रजिस्ट्रेशन विंडो केवल 5 अगस्त तक खुले हुए हैं। 5 अगस्त के बाद हम कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फिर आप अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 31 जुलाई तक था आपकी रिक्वेस्ट पर, 5 अगस्त तक का एक्सटेंशन है, उसके बाद फिर हम इसे ओपन नहीं करेंगे। तो आपके पास अभी मौका है, आप इसमें 5 अगस्त तक 30% तक का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, 30% तक का डिस्काउंट न्यू बैच में। अगर आप पूरा रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये वाला रिकॉर्डेड बैच है, ये वाला 2024 का फ्रेश बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया है एक बार फिर से। इससे बेहतर बैच होगा और इससे ज्यादा ये अपडेटेड बैच भी है। इसके अलावा एग्जाम इंजन में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस भी सबसे कम फी में अवेलेबल है। स्टैटिक जीके की मैगजीन नहीं ली है तो आप जरूर ले लीजिएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।